Hello, friend. In the past lecture, we already completed the wealth and welfare, the meaning and characteristics of wealth. तो हमें पता था कि वेल्थ यानी कि हमारी जो संपत्ति है उनकी बात करते हैं, वेलफेयर यानी कि कल्याण की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो अलग अलग जो इकोनॉमिक्स उनकी डेफिनेशन भी हमने देखी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेल्थ वो भी हमने देखे थे कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट वन दैट इज टू बी पजेस द कैरेक्टरिक ऑफ द यूजफुलनेस कि उनका हम यूज़ कर रहे हैं। इट शुड बी स्केर्स यानी कि शॉर्टेज है। एंड द थर्ड वन दैट इज द इट शुड हैव अ फिजिकल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस। एंड the fourth one that is the wealth constitutes goods which are capable of exchange, and the fifth that is the durability। तो ये अलग अलग 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे वेल्थ के, तो जो हमने देख लिए थे। आगे की हम बात करें दैट इज़ द टाइप्स ऑफ वेल्थ। तो जो आज का हमारा जो सेशन है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ वेल्थ। कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ है वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे, एंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेल्थ। Wealth can be classified as a individual wealth and social wealth, as well as second that is the national wealth and international wealth। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो वेल्थ के टाइप्स है दैट इज अ क्लासीफाई इन टू। द फर्स्ट वन दैट इज द इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल वेल्थ। तो इंडिविजुअल वेल्थ यानी कोई भी इंडिविजुअल की खुद की वेल्थ की हम बात कर रहे हैं, एंड सोशल वेल्थ यानी कि जो सोसाइटी है उनकी वेल्थ की हम बात कर रहे हैं। एंड नेशनल वेल्थ दैट इज़ द लिमिट टू द कंट्री। एंड इंटरनेशनल वेल्थ यानी कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्री होगी उनके बीच इंटरनेशनल वेल्थ का शेयरिंग होगा, जो हम आगे मीनिंग में देख रहे हैं। Individual wealth and social wealth. Wealth under the ownership of individual and meant for a private consumption is called individual wealth। यानी कि जो इंडिविजुअल है उनकी ओनरशिप उनके पास है, इंडिविजुअल के पास, एंड साथ साथ जो कंजम्पशन है वो प्राइवेट पर्सन ही कर रहे हैं। तो कंजम्पशन एंड ओनरशिप दोनों इंडिविजुअल के पास है, दैट इज़ द इंडिविजुअल वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल अ हाउस। तो हम पता है कि जो घर की बात करें तो घर जो होगा इंडिविजुअल किसी का ही होगा, तो वहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज़ द इंडिविजुअल वेल्थ। एंड वेल्थ अंडर द ओनरशिप ऑफ अ सोसाइटी एंड मींट फॉर कलेक्टिव कंजम्पशन इज कॉल्ड सोशल वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल हम रोड एंड गार्डन की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो रोड है वहाँ पे ओनरशिप कलेक्टिवली है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है। एंड जो कलेक्टिव कंजम्पशन है, रोड या तो गार्डन कोई एक ही बंदा यूज़ नहीं कर रहा है, कलेक्टिवली सब लोग एक साथ उनको यूज़ कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते दैट इज़ द सोशल वेल्थ। इंडिविजुअल में ओनरशिप एज वेल एज पोजेशन बोथ आर विद द प्राइवेट या तो इंडिविजुअल के पास होगा। एंड जो सोशल वेल्थ की हम बात करें तो एक सोसाइटी के पास ओनरशिप होगी एंड कलेक्टिवली कंजम्पशन भी पॉसिबल होगा। द सेकेंड वन दैट इज़ द नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ। तो नेशनल वेल्थ इज लिमिट टू द नेशन। वेल्थ बिलोंग्स टू द नेशन एंड पजेस एंड ट्रेजर बाय अ नेशन इज कॉल्ड नेशनल वेल्थ। यानी कि जो वेल्थ है वो नेशन से बिलोंग कर रहे हैं, एंड जो पोजेशन एंड ट्रेजर की बात कर रहे हैं वो नेशन के पास है, दैट इज़ द नेशनल वेल्थ। इट हेल्प्स टू गेट अ रेट एक्सचेंज वैल्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर नेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि रिवर्स है, माउंटेन्स है, लिटरेचर है एंड स्क्रिप्चर है। यहाँ पे हमें एक दो एग्जाम्पल याद रखें, दैट इज़ द रिवर्स एंड माउंटेन्स। तो जो भी हमारे कंट्री के अंदर जो रिवर्स है या तो माउंटेन्स है और पूरे कंट्री की वेल्थ है यानी कि नेशनल वेल्थ। एंड इंटरनेशनल वेल्थ इज दैट वेल्थ विच इज़ नॉट ओन बाय वन नेशन बट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड एंड कैन बी शेयर बाय सेवरल नेशन। तो हमें पता चल गया कि जो नेशनल वेल्थ थी उनकी ओनरशिप सिर्फ कोई एक नेशन के पास होती है, एंड जो इंटरनेशनल वेल्थ है ओन बाय वन नेशन, नॉट वन नेशन बट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड की वो प्रॉपर्टी या तो वेल्थ होगी, तो मैं बोल सकती दैट इज़ द इंटरनेशनल वेल्थ। तो यहाँ पे जो दोनों टाइप्स थे, टाइप्स ऑफ द वेल्थ यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज़ द फर्स्ट वन इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल या तो सोसाइटल वेल्थ। द सेकेंड वन दैट इज़ द नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ। तो हमें नेशनल वेल्थ में देख लिया कि जो कोई एक कंट्री की ओनरशिप है, एंड इंटरनेशनल वेल्थ जो है वो पूरे वर्ल्ड की वेल्थ है। तो यहाँ पे हम वेल्थ का पॉइंट
जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो रहा है। तो उनका जो सेकंड पार्ट दैट इज़ द वेलफेयर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेलफेयर की हम बात करें तो वेलफेयर मीन्स एनहांसमेंट ऑफ लाइफ सिचुएशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ओवरऑल स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट। यानी कि वेलफेयर का मीनिंग हमें पता है कि कल्याण की बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेलफेयर? तो एनहांसमेंट ऑफ लाइफ सिचुएशन यानी कि आपकी जो लाइफ की सिचुएशन है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, एंड एन ओवरऑल स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है दैट इज़ द वेलफेयर। कि अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मीनिंग क्या होगा कि आज आपकी इनकम समझो कि 50,000 है। सॉरी, हम यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल चेंज कर देते हैं कि आपकी जो इनकम यहाँ पे वो सिर्फ 10,000 है। तो 10,000 में आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होगी वही यहाँ पे आप सेटिस्फाई कर सकोगे। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होकर समझो कि हो गई 40,000, तो उससे जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा उसमें भी। And the concept of welfare is used by all philosophies from spiritual science to the economics। यानी कि जो फिलोसोफर्स है वो भी स्पिरिचुअल साइंस को अब इकोनॉमिक्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। कि जो हमें पता था कि जो रिलीजियस रिलेटेड कोई भी पॉइंट है उनको हम आज इकोनॉमिक्स के साथ क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। एंड all human activities, economic and non-economic, are ultimately done with the purpose of improvement of life। यानी कि जो भी हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है एंड नॉन इकोनॉमिक, दोनों के मीनिंग हमने देख लिए थे। कि इकोनॉमिक यानी हम कुछ वहाँ पे पेमेंट करेंगे एंड जो विदाउट पेमेंट होगा दैट इज़ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम यहाँ पे दोनों एक्टिविटी जो अल्टीमेटली कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ। यानी कि हमारा जो लाइफ स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम यहाँ पे दोनों एक्टिविटी कर रहे हैं। एंड वेलफेयर कैन बी मेजर क्वान्टिटेटिवली इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड क्वालिटेटिवली इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्वान्टिटेटिव, तो उनको हम कनेक्ट करेंगे ग्रोथ के साथ, एंड जो क्वालिटेटिव उनको हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट के साथ। तो क्वालिटेटिव दिस रिलेट्स टू द डेवलपमेंट एंड द क्वांटिटेटिव रिलेट्स टू द ग्रोथ। तो यहाँ पे लास्ट जो दो लाइन वही लिखी है कि जो क्वांटिटेटिवली जो मेजर था वो ग्रोथ के साथ कंटेक्स्ट में था एंड क्वालिटेटिवली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट। In economics, subject of welfare can be studied as a individual welfare and collectively welfare। यहाँ पे बाय मिस्टेक ही लिख दिया है हमने, तो we write the B instead of he। In economics, subject of welfare can be studied as a individual welfare and collective welfare। तो हम इंडिविजुअल वेलफेयर की बात करें कि समझो कि कोई जो इंडिविजुअल है उनके एफर्ट्स है, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रही है, सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, कि पूरी कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिविजुअल अपने कुछ एफर्ट्स लगाए और उनसे उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो इम्प्रूव हो रहा है, वेलबींग हो रहा है, दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ इंडिविजुअल वेलफेयर। हम यहाँ पे देख रहे हो when individual seeks to make efforts to improve her standard of living and well-being। यानी कि जो इंडिविजुअल खुद अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं और उनसे उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है एंड वेल बींग, इट बिकम सब्जेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल ने खुद ने एफर्ट्स किए और खुद का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो इम्प्रूव हो रहा है। एंड जो हम बात करें सेकंड, दैट इज़ द कलेक्टिव वेलफेयर। तो व्हेन नेशन एंड गवर्नमेंट सीक टू इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट बिकम सब्जेक्ट मैटर ऑफ कलेक्टिव वेलफेयर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नेशंस या तो गवर्नमेंट का यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट अगर समझो कि कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं पूरी पब्लिक के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, तो वहाँ पे कलेक्टिव एफर्ट्स हुए कि कलेक्टिव वेलफेयर, पूरी सोसाइटी के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, दैट इज़ द कलेक्टिव वेलफेयर। एंड जो आगे की हमने बात करी, कोई इंडिविजुअल खुद के लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, दैट इज़ द इंडिविजुअल एफर्ट्स।
तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज़ द वेलफेयर, और आगे का जो क्वेश्चन होगा वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। एंड जो क्वेश्चन है अगला हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो भी हम देख लेंगे। तो अब आपके जो बाकी का जो चैप्टर यहाँ पे रहे, सिर्फ 3 क्वेश्चन बाकी रहे। द फर्स्ट दैट इज़ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड उनके बाद ट्रेड साइकिल है, एंड लास्ट वन दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड साइकिल एंड फेजेज ऑफ ट्रेड साइकिल। ऐसे तो यहाँ पे मेनली 2 क्वेश्चन ही रहे हैं, कि फर्स्ट वन दैट इज़ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सेकेंड वन दैट इज़ द ट्रेड साइकिल। तो जो दोनों क्वेश्चन है वो हम शायद अब 2 या तो 3 लेक्चर की हमें ज़रूरत रहेगी, और उस लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड।